Neither boldness alone or knowledge alone can save the economy from a crash. It needs both. Today, we have neither. Do you think that this government's handling of the economy has been correct? I never thought the government from day one was handling the economy properly. They didn't even understand what the economy was. Since 2015, we have been sliding down. And now the quarter is down to 5%. That 5% is on current prices. I don't think in constant prices will be more than 3.5%. That's a real collapse. I mean, we are facing essentially not a recession but a depression. So we could have a crash starting from December. So in that case, then my question to you, Mr. Swamy, is you've spoken your mind on the poor handling of the economy in the last few years. You've said that yes, jobs is an issue, demonetization was a problem. Then why are you confident that the BJP will be voted back to power? Why should anyone vote this government back to power? People are emotional. They voted for us largely because, not that we'll do new economics, but because we'll build the Ram temple, we'll give a new identity to the Hindus. तो देखा दोस्तों, कैसे बीजेपी का एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम इस बात को एडमिट कर रहा है कि हमारे देश का जो जनता है वो इमोशनल है और हमारे देश का जनता को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जो जनता है वो बीजेपी को जाति का नाम पे, धर्म का नाम पे वोट देंगे। और दोस्तों, दुख की बात है कि हुआ भी ऐसे ही। 2019 में बीजेपी बहुत ही भारी बहुमत से जीता। तो आज हम लोग इसी बात पे बात करेंगे कि पिछले 6 सालों में बीजेपी ने कैसे हमारे देश की इकोनॉमी का एक तरीके से धज्जियां उड़ा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। दोस्तों, 2018-19 आर्थिक वर्ष में पहला क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ था 12.10%। वही ग्रोथ 2019-20 का आर्थिक वर्ष में पहला क्वार्टर में हो चुका है 0.6%। एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करें तो 2018-19 आर्थिक वर्ष का पहला क्वार्टर में ये जो ग्रोथ रेट था वो था 5.1% और 2019-20 का जो आर्थिक वर्ष है उसका पहला क्वार्टर में ये ग्रोथ हो चुका है 2%। दोस्तों, मोदी सरकार का दूसरी बार भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद पहले 100 दिनों के कार्यकाल के अंदर ही 14 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट में घाटा हुआ है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा 5 ट्रिलियन के बारे में। तो बात करते ये 5 ट्रिलियन है क्या। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक बीजेपी के नेता से ही कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है क्या। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना, बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूँ, बैठो बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूँ, आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, कितनी जीरो है, बताओ कितनी जीरो है। इतना फिर उत्तेजित हो गया भाई, मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया क्योंकि नहीं आया इसको। कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात। दोस्तों, 2019 में इंडिया का जीडीपी 1.85 से बढ़ के 2.75 हो चुका है और ये जो जीडीपी है ये पूरे पृथ्वी में 5वें पायदान पे आता है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इंडिया का जीडीपी 5वें पायदान पे आता है, लेकिन दोस्तों, क्या इन न्यूज चैनलों में जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बोला जाता है? जीडीपी पर कैपिटा मतलब पर हेड कितना आय होता है। इस मामले में दोस्तों इंडिया का रैंकिंग बद से बदतर होते जा रहा है। 2019 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पूरी विश्व में रैंकिंग था 139। आपको जान के आश्चर्य होगा कि श्रीलंका, नाइजीरिया, इन सब देशों का जीडीपी पर कैपिटा के मामले में इंडिया से बहुत ही अच्छा हालत है। श्रीलंका का रैंकिंग 113 है और नाइजीरिया का रैंकिंग 138। लेकिन क्या इन चीजों को लेके इन न्यूज चैनल कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी इनको पकड़ नहीं देंगे ना। तब इन लोग प्राइवेट जेट नहीं खरीद पाएंगे, तब ये लोग प्राइवेट हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पाएंगे। अभी जो करंट इकोनॉमी है वो 2.75 ट्रिलियन डॉलर का है। देश का जो जीडीपी है वो 5% से भी नीचे गिर चुका है।
अगर 8% का जीडीपी से ग्रोथ हो तब भी 9 साल लग जाएंगे $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में। अगर इन अगले 5 सालों में $5 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो 12% की ग्रोथ होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? दोस्तों, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल बहुत ही खराब है, इससे तो साफ पता चलता है कि लोगों के पास काम नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री में लगभग 5 लाख लोगों को काम से निकाल दिया गया है। दोस्तों, क्लार्क के पोस्ट के लिए 4,858 पोस्ट निकाले गए थे, उसके लिए 15 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं। इतने सारे एप्लीकेंट के लिए ट्रैवल का भी बंदोबस्त अच्छे से नहीं किया गया है। पानीपत स्टेशन पर खड़ी इस ट्रेन के इंजन के बाहर परीक्षा देने वालों की ये हुजूम देखिए। लड़के लड़कियां दोनों जान पर खेलकर इंजन पर सवार हैं। बस में ना ट्रेन में पांव धरने की जगह नहीं है। देखा आपने ट्रैवलिंग का क्या हाल है। 2013 में यूपी पुलिस का एग्जाम 11,786 लोगों ने क्लियर किया था, लेकिन अभी तक प्रशासनिक खामियों के चलते इन लोगों का नियुक्त नहीं हो पाया है। लगभग हर साल हर बड़े इंडस्ट्री में 10% की रेट से लोगों को निकाला जा रहा है। देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही नीचे जा चुका है। इतना नीचे जा चुका है कि बांग्लादेश से आया हुआ जो सामान है वही ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले 6 सालों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुआ है, सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ है। ये जो बीजेपी के जो लोग हैं ये देश को उस्का रहा है एक दूसरे के खिलाफ, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है। हर हिंदू के हाथ में। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। हाल ही में कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लाया है। तो चलिए जान लेते हैं इसका पीछे का सच्चाई क्या है। दोस्तों, जितने पॉलिसीज लाए जाते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों, जैसे कि अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का आर्थिक पैकेज जारी किया है। ये जो पूरा का पूरा जो $2 ट्रिलियन का जो पैकेज है पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी है। लेकिन हमारे देश में जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज लाया गया है उसमें से सिर्फ 12 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत है। बाकी का जो 8 लाख का जो पैकेज है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? आरबीआई जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने ये जो 8 लाख पैकेज का जो है वो राहत दिया है। अभी समझ लेते हैं कि कैसे राहत दिया है। दोस्तों, जो बैंक का जो रेपो रेट है उसको घटा दिया गया है। इससे क्या होगा? ज्यादा लोन लोग लेंगे, इसके चलते जो पैसा है वो बैंक के थ्रू मार्केट में आएगा। तो ये हुआ असली मुद्दा। और दोस्तों, ये जो 12 लाख का जो पैकेज है फिस्कल पॉलिसी है, इसमें भी कई ऐसे पैकेजेस है जो 2019 का बजट में लाया गया था, लेकिन उसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अनफेयर है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था कि ये जो पैकेज है, ये जो पैसा है, इसको जो वर्कर्स है उन लोग का अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही जो जो चीजों को पहले अनाउंस किया गया है उन सब चीजों को अगर हम लोग छाट देते हैं तो फिर ये पैकेज जाके बनता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। दोस्तों, भारतीय रेल का रोजाना 3 करोड़ पैसेंजर को लेके जाने का क्षमता है, लेकिन कोरोना के चलते जो प्रशासनिक जो गलतियां की है सरकार ने, उसके चलते ये संख्या सिर्फ 15 लाख पे आके रुका है। इसीलिए जो माइग्रेंट वर्कर है वो लोग अटक चुके हैं। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इन लोग बिना खाए पिए अपना दिन गुजार रहे हैं। कितने हजारों लोग पैदल अपने घर की तरफ निकल चुके हैं।
नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते और जाओ बोलते। तो कोई मदद नहीं मिलती? नहीं सर, यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर। वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठी चार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे पहचानते नहीं। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इन लोगों का। दोस्तों, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोरोना ने सिस्टम ब्रोक नहीं किया है? ये कोरोना ने एक ब्रोकन सिस्टम को एक्सपोज किया है। दोस्तों, अभी सब कुछ सामने आ चुका है। अभी इन लोगों को जवाब देने का टाइम आ चुका है। अभी इन लोगों को बता देना चाहिए कि भारतीय लोग इतना भी इमोशनल नहीं है कि उनके लिए अपना देश, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन कोई महत्व ना रखे। दोस्तों, मुझे धर्म का ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हिंदू धर्म एक पवित्र धर्म है। जो भगवत गीता है वो बहुत ही साइंटिफिक है, उसको पूरी दुनिया में माना जा रहा है। दोस्तों, मुझे कुरान के बारे में तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है, अगर कुरान इंसान को अगर गलत बनाता है तो अब्दुल कलाम आज अब्दुल कलाम नहीं होता। Where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. इससे साफ पता चलता है कि धर्म इंसान को बनाता नहीं है। धर्म सिर्फ एक दिशा देता है, और इंसान अगर एजुकेटेड हो तो उसको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ये जो नेता लोग हैं, ये जो लोग हैं जो माइंड वॉश करता है, इन लोगों का कोई जरूरत नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम लोग निराश हो जाए। अभी भी देश में कुछ कुछ जगह पे काम हो रहा है, जैसे कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, कितना काम हुआ है वहां पे। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिए, या फिर आप लोग केरल को लीजिए। केरल में अभी कोरोना वायरस लगभग खत्म हो चुका है, वहां का हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा है, और जहां पे हमारे देश में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वहीं पे केरला में अभी खत्म हो चुका है कोरोना वायरस। अगर आपको भी लगता है कि देश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, देश का हालात बद से बदतर होते जा रहा है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।